नमस्कार मित्रों, कई दिनों से बहुत सारे छात्र मित्र ये कह रहे थे कि मैं ऑप्शनल विषय को लेकर, वैकल्पिक विषय को लेकर एक वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा में, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, दोनों में समान रूप से लागू होता है कि परीक्षा में आखिरकार किस ऑप्शनल विषय का चुनाव करना चाहिए या फिर ऑप्शनल विषय के चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, ऑप्शनल विषय के चुनाव के पहले आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। और आप लोग जानते भी हैं कि आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में बैठना होता है, एक जीएस का पेपर, एक सीसेट का, और फिर उसके बाद जब आप उसे क्लियर करते हैं फिर आप मेंस में बैठते हैं। और मेंस में जहाँ 1000 नंबर का जीएस होता है, वहाँ 500 नंबर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय आपको लेना होता है। तो वैकल्पिक विषय का जो वेटेज है वो 500 नंबर है, जो कि जीएस का लगभग आधा है। और यकीन मानिए, आप तब तक यूपीएससी टॉप नहीं कर सकते या यूपीएससी में अंडर 50, अंडर 30 नहीं आ सकते जब तक कि आपने ऑप्शनल में 300 प्लस प्राप्त न किया हो। तो आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूँ वो चर्चा मात्र ये नहीं है कि आप कौन सा ऑप्शनल लें, बल्कि चर्चा ये है कि आप किस ऑप्शनल को लेकर या किस कसौटी के अंतर्गत या किन कसौटियों के अंतर्गत आप अपने ऑप्शनल का चुनाव करें, जिससे कि आप आसानी से 300 प्लस मार्क्स ला सकें। ठीक है। तो दोस्तों, जब आप, अधिकांश बच्चों की समस्या होती है, वो समझ नहीं पाते आखिरकार कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। आप हमेशा याद रखिए, ऑप्शनल को लेने के पहले इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस विषय में है। आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके पास अपने सब्जेक्ट रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप देखिए। उनमें से अगर किसी में भी आपकी रुचि है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट या रुचि, नंबर 1। हो सकता है कई छात्रों को हो कि सर हमको इंटरेस्ट पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा विषय अच्छा होगा, कौन सा बुरा। मुझे तो जब भी मैं कोई भी विषय लूँगा, मुझे तो बिल्कुल शुरू से ही शुरू करना है, तो फिर कोई भी विषय में ले लूँ। तो ऐसे बच्चे जिनको अपना इंटरेस्ट नहीं पता है, वो पहले जीएस की पढ़ाई शुरू करें। और जीएस के पढ़ने के दौरान उन्हें पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, जीएस में भी कौन सा हिस्सा उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसमें आनंद आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। आनंद का मतलब है आप उसे अंदर से समझ रहे हैं, आपको पढ़ने में खुशी मिल रही है, तो वो विषय आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि न तो आपको पता हो कि किस में इंटरेस्ट है, और दूसरा जीएस में जिसमें आनंद आ रहा है उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आनंद क्यों आ रहा है, तो अलग बात है। फिर आप इसमें किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं। वह अनुभवी व्यक्ति कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई जिसने यूपीएससी क्लियर किया है वो हो सकता है, कोई एक योग्य टीचर हो सकता है जो आपको बता सकता हो कि हाँ ये लो, और इससे आपकी ये आपको अच्छा भी लगेगा और आप इससे आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। और जब वो ऑप्शनल आपको बता दें, तो सबसे पहले जाकर उस ऑप्शनल से संबंधित एनसीईआरटी लेकर आओ या उस ऑप्शनल से संबंधित 1-2 किताबें लेके आओ और बैठ करके पहले खुद पढ़ो। कम से कम 1 हफ्ते किताब पढ़ो, 1 हफ्ते एनसीईआरटी पढ़ो। अगर इन 1 हफ्ते में पढ़ने के दौरान आपको अच्छा लगता है, अब वह विषय आपके द्वारा लिया जा सकता है। अगर किताब न पढ़ने में समझ आ रहा हो, तो जिस व्यक्ति ने आपको सलाह दी है, जिस टीचर ने आपको सलाह दी है, उसकी 2-4 क्लास जाके करके आओ। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। तो पहला क्राइटेरिया है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपको अपने ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो आपको इस परीक्षा के दौरान कम से कम 3 बार ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपके लिए ऑप्शनल को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और जिसमें आपकी रुचि नहीं पैदा हुई फिर उसमें आपके नंबर बमुश्किल आएंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है मटेरियल।
रुचि आपने पैदा कर ली। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा ना कि आप जिस माध्यम से ऑप्शनल का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्या उस माध्यम में गुणवत्ता युक्त मटेरियल उपलब्ध है या नहीं। अर्थात उस माध्यम में क्वालिटी वाली किताबें उपलब्ध हैं या नहीं। क्योंकि मुकाबला तो इंग्लिश मीडियम बच्चों से होगा, हर विषय में इंग्लिश मीडियम में अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। इसमें देखो क्या हिंदी माध्यम में अच्छी किताब उपलब्ध है या नहीं। अगर हिंदी माध्यम में मटेरियल भी उपलब्ध है तब तो आपको दूसरा कारण मिल गया कि ये सब्जेक्ट क्यों लिया जाए। तीसरा यहाँ पर जो कसौटी होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो ऑप्शनल ले रहे हैं क्या वो जीएस में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर आप कोई ऑप्शनल ले रहे हों और उस ऑप्शनल के पढ़ने से जीएस का 30% हिस्सा भी किसी पेपर का निकल जाता हो तो आप समझिए वो ऑप्शनल आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उनका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ही निकल नहीं रहा है, पीटी नहीं निकल रहा है। वो मेंस की तैयारी करके बैठे हैं लेकिन पीटी निकल ही नहीं रहा है। 2015 के पहले मेंस एग्ज़ाम में अगर 10,000 बच्चे अपीयर होते थे तो उनमें 4500 बच्चे हिंदी माध्यम के होते थे। 10,000 में 4500 बच्चे हिंदी माध्यम के होते थे और उनसे हमको रिजल्ट मिल जाता था, 100-150 रिजल्ट आ जाते थे। तो हमें लगता है ठीक था। फिर उसके बाद जब से सीसेट वगैरह आया और 2016 वगैरह के बाद ख़ास तौर पे अगर अब 10,000 बच्चा मेंस एग्ज़ाम में बैठ के लिखता है तो उसमें से आप जानते हैं हिंदी मीडियम के कितने केवल हैं? 800-900। जहाँ 4500 बच्चा हिंदी मीडियम का मेंस में पहुँचता था, अब हिंदी मीडियम का बच्चा मेंस में पहुँच रहा है 800-900। तो उसी अनुपात में सिलेक्शन भी गिर के 30 से 50 आ गया है। तो आज हिंदी माध्यम के बच्चे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करे। और अगर आप एक ऐसा ऑप्शनल ले लेते हैं जिससे प्रारंभिक परीक्षा में 20 से 30 क्वेश्चन आ जाएं, 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएं, जीएस में आपके एक पेपर का 30% तैयार हो जाए, ऐसे में भी आपको मदद मिल जाए, निबंध में भी आपको मदद मिल जाए, तो क्या ऐसा ऑप्शनल आपके लिए उपयोगी नहीं होगा? तो तीसरा क्राइटेरिया होगा कि आप जो ऑप्शनल चुन रहे हैं वो जीएस में कितना हेल्प कर रहा है या नहीं। लेकिन कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, कुछ बच्चे बहादुर होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर लगन बहुत अच्छी होती है अपनी परीक्षा को लेकर। तो ये कहते हैं भाई भले ही कोई हम ऐसा सब्जेक्ट लें जो जीएस को भले न हेल्प करे, हम जीएस में भी जी जान लगा देंगे, सब्जेक्ट में भी जी जान लगा देंगे, पढ़ना पड़ा तो हम दिन के 12 घंटे पढ़ेंगे। फिर ऐसे बच्चे उस ऑप्शनल का भी चुनाव कर सकते हैं जो जीएस को भले ही हेल्प न कर रहा हो लेकिन वो ऑप्शनल लिया जा सकता हो। ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत व्यवहारिक बनाना, ताव में आके न बना लेना कि नए नए आए हो और नए नए तैयारी करने आए हो और नए नए तैयारी करने में फिर आदमी सारा काम बड़े उत्साह में करता है कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एक ही बार में यूपीएससी निकाल देंगे, और फिर पता चलता है एग्ज़ाम हॉल में कि यूपीएससी ने आपको तोड़ दिया, फोड़ दिया और क्वेश्चंस ने आपकी हालत ख़राब कर दी। तो कभी भी मित्रों आप बहुत उत्साह में आकर के या बहुत डाउन होकर स्ट्रेटजी न बनाइएगा, व्यवहारिक स्ट्रेटजी हो। तो तीसरा क्राइटेरिया यहाँ पर जो होगा कि क्या जीएस में उपयोगिता है या नहीं। अगर जीएस में उपयोगिता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जीएस में उपयोगिता नहीं है फिर भी आप अच्छा कर सकते हो तो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ आती है यहाँ पर कि आप जो ये सब्जेक्ट लेंगे, 3 कसौटियाँ आई शुरू की, उनमें आपको लग गया तीनों सही हैं और आप फिर अब सब्जेक्ट ले रहे हो। अगर आप जो सब्जेक्ट लेंगे और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो फिर जो आप आंसर लिखेंगे या कोई डाउट आता है तो उसे क्लियर कौन करेगा? क्या आपके पास ऐसा कोई गाइड है या ऐसा कोई शिक्षक है, ऐसी कोई कोचिंग है जो उस विषय में आपकी हेल्प कर दे?
अगर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया और उसमें ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध है जो आपके उस विषय की तैयारी में हेल्प कर सकता है, आपके डाउट दूर कर सकता है, और आपने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर जो लिखे हैं उन आंसर को चेक कर सकता है, तब उस सब्जेक्ट को आपको लेने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये 4 कसौटियाँ देख लें, कौन सी 4 कसौटी हुई? पहली हुई इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ी कसौटी है। दूसरी हुई उस मीडियम में मटेरियल जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है। तीसरी हुई जीएस में उपयोगिता है या नहीं। चौथी हुई, जब यहाँ पर चौथी में आप आए तो वो है कोई गाइड उपलब्ध है या नहीं। फिर उसके बाद जब आप ये 4 में तय कर लें, फिर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि वह सब्जेक्ट यूपीएससी में किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है। अगर उस सब्जेक्ट से यूपीएससी में पर्याप्त बच्चे सफल हो रहे हैं, तब तो फिर उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सावधान रहिएगा यूपीएससी का ट्रेंड देखने में। मान लीजिए जैसे किसी ने कन्नड़ लिटरेचर ले लिया और उस साल केवल एक बच्चे ने कन्नड़ साहित्य लिया और वो पास हो गया, तो यूपीएससी ट्रेंड क्या शो करेगा कि कन्नड़ साहित्य से सफलता की दर 100% है। और दूसरा विषय लेने वाले 1000 बच्चे हैं, उससे अगर 100 बच्चे सफल हुए तो यूपीएससी क्या शो करेगा? इस विषय से सफल होने वाले केवल 10% हैं। तो क्या आप कन्नड़ साहित्य ले लेंगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए ये ट्रेंड छोड़कर शुरुआती 4 कसौटियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वो हैं आपका इंटरेस्ट, मटेरियल, जीएस में उपयोगिता, कोचिंग गाइड, कोई सीनियर, कोई टीचर, आपके यहाँ के मम्मी पापा कोई ऐसे हों जो आपको उसमें गाइड कर सकें, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। और जब आपने इन कसौटियों से किसी एक ऑप्शनल का चयन कर लिया, तब उसके बाद आप क्या करें? तब उसके बाद उस ऑप्शनल का सिलेबस लें, उस ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर पेपर लें, और फिर उस ऑप्शनल से संबंधित अगर कोई एनसीईआरटी है तो वो एनसीईआरटी लें, और सबसे पहले एनसीईआरटी को थारोली पढ़ जाएं। आप किसी के इस बहकाने में मत आइएगा कि इस ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, इस ऑप्शनल का सिलेबस छोटा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूपीएससी कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि किसी ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा कर दे, किसी ऑप्शनल का सिलेबस छोटा कर दे। जो देखने में छोटे लगते हैं उनमें कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत स्पष्ट रूप में नहीं दिए गए होते हैं। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्पष्ट रूप में नहीं दिए गए होते हैं, तो हमको छोटा लगता है, होता वो वास्तव में बड़ा है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ओपन कर दिया गया है, वो देखने में हमको बड़े लगते हैं, वास्तव में जब वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिलेबस बड़े छोटे के भ्रम में न पड़िएगा, भले ही कोई आपको भ्रमित करे। तो जब आपने तय कर लिया कि आपको यह सब्जेक्ट लेना है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेबस, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर पेपर, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सिलेबस के अनुसार किसी सीनियर की सलाह पर, टीचर की सलाह पर, किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह पर नेट से सर्च करके फिर आप उस विषय से संबंधित गुणवत्ता युक्त टेक्स्ट बुक लेंगे। कुछ ऐसी किताबें लेंगे जो आपके सिलेबस को पूरा कवर करती हों और उनकी क्वालिटी अच्छी हो। कोई कुंजी या गाइड मत लीजिएगा, वो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक क्या होती हैं? टेक्स्ट बुक किसी लेखक द्वारा मौलिक रचना होती है। मौलिक रचना, वो कट कॉपी पेस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। तो उस सब्जेक्ट से संबंधित पेपर 1, पेपर 2 से संबंधित जो टेक्स्ट बुक हैं वो टेक्स्ट बुक आप ले लें। और फिर उसके बाद जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक हैं, सारे टॉपिक और सब टॉपिक से आप क्या करें? अपना नोट्स बनाएं, ठीक। और जैसे मान लो आपने टॉपिक 1, यूनिट 1 में कोई एक टॉपिक 1 ले लिया और आपने उसके नोट्स बना लिए, उसको अच्छे से पढ़ लिया। अब आप इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर में देखें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ डाउट है, उसे आप अपने गाइड, कोचिंग, टीचर से पूछें, कोई भी व्यक्ति हो। और फिर उसके बाद अगर उसमें फिर भी डाउट रह जाए तो नेट से सहायता ले सकते हैं। और फिर उस तरह के प्रश्नों का अंदाज़ा लगाएं
कि आखिरकार क्या कारण था कि यह प्रश्न जब आपने नोट्स बनाए तो तब नहीं आया। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत थोड़ी होगी। ओके, अब एक बात यह हो सकती है कि क्या आपको ऑप्शनल करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है? तो उत्तर दोनों है, हाँ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आखिर हम कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हैं? कोचिंग हम इसलिए ज्वाइन करते हैं कि जो भी योगी टीचर होता है वह प्रश्नों के, वह उस ऑप्शनल का एक तरह से विशेषज्ञ होता है। वह जानता है किस तरह के प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे। जिस कॉन्सेप्ट को आप खुद पढ़ेंगे और पढ़ने में 4 घंटे लग सकते हैं समझने में, हो सकता है वह कॉन्सेप्ट आपको 40 मिनट में समझा दे। इसलिए कोचिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, कोचिंग में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे टीचर भी हो सकते हैं जो आपको कहें नहीं भाई सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ो, तुम्हें कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो फिर गड़बड़ बात है। ठीक है, या फिर आप उन पर इतना ट्रस्ट कर सकें कि वो जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ वो पढ़ा रहे हों, अच्छे से एलोबरेट कर रहे हों, तो भी आप बिना कोई बड़ी किताब पढ़े हुए भी आप ऑप्शनल में काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक किताबें आपको ऑप्शनल में ज़रूर पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शनल दोनों से निकल सकता है, विद कोचिंग विदाउट कोचिंग। विद कोचिंग में जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी, विदाउट कोचिंग में देर से चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर एक बार आ गई तो फिर आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये फ़ायदा है किसका? विदाउट कोचिंग का। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने आपसे बात की कि आखिरकार किन कसौटियों के अंतर्गत आपको एक ऑप्शनल पेपर का चुनाव करना चाहिए, और इन्हीं कसौटियों के अंतर्गत अगर आप कोई ऑप्शनल पेपर का चुनाव करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से उस पेपर को तैयार कर पाएंगे और आपको अपेक्षाकृत जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, शॉर्टकट कभी ना अपनाएं। पूरा सिलेबस तैयार करें, अच्छी किताबों से नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर पेपर देखें और जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको हल करें। अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करें। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। हर टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करें, प्लस जो क्वेश्चन अब तक नहीं बने हैं उनका भी अंदाज़ा लगाएं और उनको भी सॉल्व करें। अब दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो अगर हम ये देखें तो जो प्रमुख ऑप्शनल हिंदी माध्यम के लिए हैं उनमें है इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ये प्रमुख सब्जेक्ट हैं जो जीएस में भी अच्छी हेल्प करते हैं, एसए में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आप दोनों अलग अलग पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा सब्जेक्ट नहीं चाहिए जो जीएस में हेल्प करे, तब आप साहित्य की तरफ जा सकते हैं। हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, मैथिली साहित्य है, कन्नड़ है, तेलुगु है। इनमें से जिस साहित्य में आप कंफर्टेबल हों, आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो आप उस साहित्य को ले सकते हैं। लेकिन पूरा ध्यान रखना होगा, आपका इंटरेस्ट हो, आपके माध्यम में मटेरियल हो और गुणवत्ता युक्त मटेरियल हो। जीएस को अगर वो हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छा है, आपके पास मार्गदर्शक एक अच्छा मौजूद हो, और फिर उसके अलावा अगर यूपीएससी में उससे रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं भी आ रहे हैं यूपीएससी में रिजल्ट उस सब्जेक्ट से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ला सकते हो। ठीक है, देखो भगवान ने आपको शकल अलग दी, भगवान ने आपको अकल अलग दी। अगर आपको किसी दूसरे का कॉपी ही बनाना होता तो आपको उसी की तरह बना देता ना। उसने आपको इसलिए अलग बनाया है कि आप अलग हैं, आप विशिष्ट हैं, आप अपने को पहचानें। अगर सचिन तेंदुलकर किसी की नकल करता तो क्या सचिन तेंदुलकर बनता? अमिताभ बच्चन किसी और की नकल करते तो क्या अमिताभ बच्चन बनते? लोग जो उनकी नकल करते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए याद रखिए, कभी आप ये ना सोचिए कि इस सब्जेक्ट से यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है,
इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप पढ़ें तो आप उससे बेहतर सिलेक्शन ले लें, लेकिन हाँ, कोई भी रणनीति बनाए तो व्यवहारिक बनाएं। आपको यहाँ बहुत खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है। आपको एक कसम नहीं खा लेनी हम वो सब्जेक्ट लेंगे जिससे लेकर दुनिया में आज तक कोई नहीं सफल हुआ, मैं सफल होकर दिखाऊंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक सामान्य सी रणनीति बनाएं और जो हमने आपको विषय बताए हैं उनमें से किसी एक विषय को अगर आप चुन लेते हैं तो मुझे लगता है आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई और भी विषय चुन लेते हैं और आप उसे अच्छे से जम के पढ़ते हैं, आप उसमें बेहतर करते हैं, आप जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, दम लगा सकते हैं, तो आपको उनमें भी सफलता मिल सकती है। मित्रों, आने वाले वीडियो में मैं आपसे संक्षिप्त में डिस्कशन कर लूँगा कि आखिरकार ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताबें लेनी हैं, उन पर मैं चर्चा करूँगा। कुछ मित्रों का कहना है कि मुझे सीसैट पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए, तो आने वाले समय में आपसे सीसैट पर भी वीडियो बनाऊँगा। मेरा किस्सा प्राचीन भारत का पहला पार्ट आ चुका है, जहाँ पे मैंने आपको इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया। अब वो सीरीज आगे बढ़ेगी और आगे के पार्ट आते रहेंगे। आपको कोई भी समस्या लगी हो, आप को लग रहा हो कि कुछ बात आपको स्पष्ट नहीं हुई, समझ में नहीं आई ऑप्शनल के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।